जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि AMCA फाइटर जेट अदृश्य यानी कि स्टेल्थ होगा। ऐसे में उसके हथियार भी अदृश्य होने चाहिए। और अब DRDO और इंडियन एयरफोर्स मिलकर एक ऐसा स्टेल्थ क्रूज मिसाइल तैयार कर रहे हैं जो दुश्मन के रडार्स को घोस्ट मोड में बाईपास कर सकता है। मतलब साफ है कि इंडिया का स्टेल्थ पावर अब अगले लेवल पर जा रहा है और AMCA फाइटर जेट के लिए एक छोटी स्टेल्थ ऑप्टिमाइज क्रूज मिसाइल तैयार हो रही है जो कि इसके इंटरनल वेपन बे में फिट होगी, जिसका मतलब है कि इसका स्टेल्थनेस जो है वो बरकरार रहेगी और डीप स्ट्राइक क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। और ये नई मिसाइल निर्भय से आधी वजन की होगी, करीबन 1000 किलोग्राम की, ताकि AMCA के अंदर 2 मिसाइलें आराम से ले जाई जा सके। रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर होगी और इसके जरिए हम दुश्मनों के कमांड सेंटर्स, मोबाइल सैम सिस्टम्स और हाई वैल्यू वाले एनिमी एसेट्स को खत्म कर सकते हैं। इन मिसाइलों में लगेगा GTRE का STFE मानिक इंजन जो पहले से ही प्रूवन हो चुका है और इस मिसाइल का डिजाइन होगा लो ऑब्जर्वर। साथ ही इसकी सबसे बड़ी बात यह कि इसकी डायमंड शेप्ड बॉडी होगी, सर्पेंटाइन एयर इनटेक होगा, रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग लगी होगी, मतलब रडार क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। और सबसे खास बात दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मिसाइल को दिखना भी मुश्किल बनाएगा और पकड़ना भी। ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्लस स्मार्ट इवेसिव मैन्यूवर्स भी कर सकती है, मतलब HQ-9 जैसे दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। इवन दोस्तों, USA और चाइना और अब तो रशिया ने भी अपना Su-57 का इंटरनल वेपन बे भी दिखा दिया है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका और चाइना के पास इंटरनल बे ऑप्टिमाइज स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन अब भारत भी इसी दौर में शामिल हो गया है। हाल ही में दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अपनी नई राइफल AK-203 जिसका नाम दिया गया है शेर, उसका पहला टेक्टिकल वीडियो जारी किया है और पूरा देश इसे देखकर गर्व से भर गया। दरअसल दोस्तों, 24 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। वीडियो का नाम है शैडो एंड स्टील, मतलब छाया और स्टील। अमेठी के कोरवा प्लांट में भारतीय जवानों को इस राइफल्स को जोड़ते, टेस्ट करते और फायर करते हुए दिखाया गया। और AK-203 को शेर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वही हथियार है जो आने वाले टाइम में दुश्मन पर दहाड़ेगा, जवान की जान बचाएगा और हर मौसम में साथ निभाएगा। और ये राइफल भारतीय सेना की पुरानी इंसास राइफलों को रिप्लेस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले इस राइफल के 25% पार्ट्स भारत में बनते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 70% हो गया। 2025 के अंत तक ये राइफल 100% भारत में बनने लगेगी। मतलब स्टील भारत का, लेबर भारत की, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की, लेकिन पहचान पूरी तरह भारतीय। कुल 6.7 लाख राइफलें सेना और वायुसेना को मिलेंगी। 2025 के अंत तक 75,000 राइफलें, 2026 में 1 लाख और 2032 तक ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। अभी तक 35,000 से ज्यादा राइफलें डिलीवर की जा चुकी हैं और आने वाले समय में भारत इस राइफल को फ्रेंडली फॉरेन नेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसके अलावा इजरायली कंपनी राफेल ने अपना नया टेक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है L-Spike-1X और ये पहले वाले स्पाइक फायरफ्लाई से भी हल्का और तेज और ज्यादा पावरफुल है। इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर GPS बंद हो जाए, सिग्नल जैम हो जाए, मौसम खराब हो जाए, फिर भी ये बिना रुके काम करता है। और सुनिए दोस्तों, ये वापस भी लौटता है, यानी कि रिट्रीवेबल और रीयूजेबल, और सुरक्षा का रिकॉर्ड है 100%। ये L-Spike-4X का छोटा भाई है, लेकिन कंपनी लेवल ऑपरेशन के लिए बेहद खतरनाक हथियार है और भविष्य की जंग अब इसी तरीके के ड्रोन तय करेंगे। दोस्तों, 3 भारतीय आर्मर्ड गाड़ियां, एक ही खिताब, कौन बनेगा इंडियन आर्मी की अगली आंख और कान? एक बड़ा सवाल दोस्तों। 2026 में दोस्तों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा एक बड़ा मुकाबला। इंडियन आर्मी पहली बार अपनी नई लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल यानी कि LAMV पूरी तरह मेड इन इंडिया से ही चुनेगी। इसमें 3 दावेदार हैं, जिसमें कि टाटा का LAMV जो कि WAP 8x8 प्लेटफॉर्म है, जो कि स्टेल्थी रिकॉनेंस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 7 मीटर सर्विलांस मास्ट, 12.7 mm की RWS और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। दूसरा है महिंद्रा का अमाडो LAMV, एक हाइब्रिड वाहन है दोस्तों, साइलेंट मूव कर सकता है, साइलेंट तरीके से वॉच कर सकता है और सुपर कॉम्पैक्ट डिजाइन है और रिकॉनेसेंस के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। अब बात आती है BEML के LAMV की। ये काफी भारी है लेकिन सबसे ज्यादा मॉडुलर है। एक ही गाड़ी मिसाइल कैरियर, मोटार प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर व्हीकल बन सकता है। दरअसल दोस्तों, आर्मी के ट्रायल्स होंगे बहुत ही ज्यादा क्रूशल, ब्रूटल, क्योंकि दोस्तों इसमें 15,000 किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा, इन वाहनों का माइंड ब्लास्ट टेस्ट किया जाएगा, लाइव फायरिंग की जाएगी और 72 घंटे ऑटोनॉमस रिकॉनेसेंस मिशन किए जाएंगे। अब सिर्फ सवाल एक ही है कि इंडिया की अगली बैटलफील्ड स्काउट कौन बनेगी? वहीं दोस्तों, IIT कानपुर ने अपना VU-60FW नाम का नया ISR ड्रोन लॉन्च किया है। पूरी तरह से भारत में बना और हमारी आर्मी और एयरफोर्स की निगरानी क्षमता को ये कई गुना बढ़ाने वाला है। ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है, यानी कि बिना पूछ का स्लीक एयरफ्रेम,
कम रडार क्रॉस सेक्शन, ज्यादा स्टेल्थ और करीबन 4 से 6 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका सेंसर पैक भी काफी मजबूत है। इसमें डे नाइट कैमरा, थर्मल और जरूरत पड़ने पर ये सार रडार भी लगा सकते हैं। 2 से 3 मीटर का ये छोटा ड्रोन 150 से 200 किलोमीटर तक रियल टाइम सर्विलांस दे सकता है, LAC से लेकर तटीय इलाकों तक। वहीं दोस्तों भारतीय सेना अब जर्मनी के ऑर्लिंकन स्काई शील्ड सिस्टम को इवैल्यूएट कर रही है। ये वही सिस्टम है जिसने यूक्रेन में ईरानी शाही ड्रोन्स को हवा में काट दिया था और ये मॉडर्न शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 35 mm के ऑटोगन, एडवांस रडार और एहेड एमुनेशन के साथ ही आता है, जो हवा में हजारों टंगस्टन पैलेट्स छोड़कर किसी भी स्वाम ड्रोन को 90% एक्यूरेसी के साथ गिरा सकता है। दरअसल आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पुराने L-70 और ZU-23 गन्स ने 600 से ज्यादा ड्रोन गिराए थे, लेकिन आर्मी को अब पूरी तरह ऑटोमेटेड और नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्शन चाहिए। और अगर दोस्तों इस कंपनी से बैन हटता है तो 2026 में स्काई शील्ड के ट्रायल्स इंडिया में शुरू हो सकते हैं और TOT के साथ BML या फिर टाटा इन्हें भारत में बनाएंगे। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस वक्त एक बड़े संकट के किनारे पर खड़ा है, क्योंकि म्यांमार लगभग टूट चुका है। जुंटा की ताकत सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित रह गई है और बाकी इलाकों पर कब्जा है मिलिटेंट्स, आर्मर्ड ग्रुप और चाइना बैक्ड कार्टल्स का। इसका मतलब दोस्तों ये सीधा खतरा भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए। यहाँ पर हथियारों की तस्करी बढ़ रही है, ड्रग्स का नेटवर्क और गहरा होता जा रहा है, मिलिटेंसी और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन तेजी से हो रही है। हजारों शरणार्थी भारत की तरफ आ रहे हैं और चाइना इस अफरा तफरी का फायदा उठा रहा है। दरअसल इन सब की वजह से हमारा कलादान प्रोजेक्ट, ट्राइलैटरल हाईवे, बॉर्डर विलेज सब खतरे में। भारत को दोस्तों अब नए सिरे से स्ट्रैटेजी बनानी होगी, स्मार्ट बॉर्डर्स, ड्रोन सर्विलांस को मजबूत करना होगा, असम राइफल्स को अपनी एक्टिविटी और तेज करनी होगी और सबसे बड़ी बात दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा। म्यांमार का कोलैप्स होना दोस्तों सिर्फ पड़ोसी देश की ट्रेजेडी नहीं है, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सीधा सिक्योरिटी चैलेंज है। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो ये इलाका एशिया की सेकंड फ्रंट बन सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय नौसेना ने आज अपनी नई ताकत INS माही को कमीशन कर दिया। ये माही क्लास का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ये छोटा है, तेज है और स्टेल्थी है और साथ ही पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। INS माही को कोचिन शिपयार्ड ने बनाया। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट है। इसका काम है दुश्मनों की सबमरीन्स को खत्म करना, कोस्टल पेट्रोल करना, भारत के समुद्री रास्तों की सुरक्षा बढ़ाना। इसमें लगी है एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज, ASW रॉकेट्स, एडवांस सेंसर्स और हाई एजिलिटी सिस्टम। और INS माही का नाम पड़ा है मालाबार कोस्ट के ऐतिहासिक टाउन माही पर। और दोस्तों INS माही की कमीशनिंग के साथ इंडियन नेवी में एक नई जनरेशन की शैलो वाटरक्राफ्ट कॉम्बैट शिप शामिल हो गई है, जो कि स्मार्ट, डेडिकेटेड और पूरी तरह भारतीय है। इसके अलावा दोस्तों दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अपने नए JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट का एक बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हालांकि मैंने भी आपको डिफेंस अपडेट में बात बताई थी, लेकिन दोस्तों अब मलेशिया की डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये खरीदार और कोई नहीं बल्कि बांग्लादेश है। रिपोर्ट बताती है कि ये डील 16 से 24 JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स की हो सकती है, जिनकी कीमत 400 से 700 मिलियन डॉलर के बीच होगी। और अगर ये सच है तो ये बांग्लादेशी एयरफोर्स की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीद होगी। बांग्लादेश दोस्तों अपने पुराने F-7 और MiG फ्लीट्स को बदलने के लिए लंबे समय से नए फाइटर खोज रहा था और JF-17 ब्लॉक 3 शायद उसकी शॉर्ट लिस्ट में आ गया है। और इस खरीद के बाद बांग्लादेश दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो कि JF-17 को ऑपरेट करेगा, यानी कि म्यांमार, नाइजीरिया, अजरबैजान के बाद। पाकिस्तान ने डील की पुष्टि तो की है, लेकिन खरीदार का नाम स्ट्रैटेजिक रीजन बताकर छिपा दिया। और बांग्लादेश भी आमतौर पर डिफेंस डील्स को तब तक पब्लिक अनाउंस नहीं करता जब तक प्रोसेस पूरी तरह फाइनल ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों बांग्लादेश के पास ये पैसा कहां से आ रहा है? चीजें बहुत हैं जो कि समझने वाली हैं। अभी दोस्तों इसी हफ्ते मैंने आपको डिफेंस अपडेट में जानकारी दी थी कि भारतीय वायुसेना को पहली बार अमेरिकन KC-135 लीज पर मिल गया। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी शर्त के साथ आया है जो शायद दुनिया में किसी ने ना सुनी हो। यहाँ पर दोस्तों KC-135 भले ही भारतीय कलर्स में होगा, इसे हिंडन या आगरा से ऑपरेट किया जाएगा, पर दोस्तों भारतीय पायलट इसे जंग के मैदान में नहीं उतार सकते हैं। ये शर्त है दोस्तों, क्योंकि ये टैंकर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट का कंट्रोल हमेशा US कंपनी मेत्रा के पास रहेगा और क्रू भी इसका अमेरिकन ही होगा। मेंटेनेंस टीम भी अमेरिका की होगी और सबसे बड़ी शर्त, अगर जंग शुरू होती है तो KC-135 को तुरंत उड़ान रोकनी होगी और जरूरत पड़ने पर इंडिया भी छोड़ना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है दोस्तों? दरअसल इंडियन एयरफोर्स के पास जो 6 IL-76 टैंकर्स हैं उनकी हालत बेहद खराब है। रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इंजन स्पेयर्स की कमी है और यूक्रेन वॉर ने सप्लाई चेन को तो ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अवेलेबिलिटी भी 35 से 45% तक गिर चुकी है, जिसका मतलब है कई लॉन्ग रेंज मिशन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं।
Su-30 MKI की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी सीमित हो जाती है और आज के जमाने में एयर टू एयर रिफिलिंग भारत के लिए एक लग्जरी बन गया है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक हल्की राहत है क्योंकि अब पायलट्स को रेगुलर रिफिलिंग आवर्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों फ्रस्ट्रेशन भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर कल को चाइना या पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ती है तो ऐसे में सबसे केपेबल टैंकर जमीन पर खड़े होंगे और इंडियन एयरफोर्स को वही पुराने IL-78 पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये भारत की एयर रिफ्यूलिंग क्राइसिस की सच्चाई है दोस्तों। भले ही हमारे पास मॉडर्न फाइटर जेट हो, वर्ल्ड क्लास मिशन हम कर सकते हो, लेकिन टैंकर्स पुराने हैं और रिलायबल भी नहीं है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को अर्जेंटली नए टैंकर्स खरीदने चाहिए। तो फिलहाल सॉल्यूशन तो दोस्तों यही है कि अमेरिकन टैंकर्स, इंडियन बेसिस, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। आगे क्या होगा ये अगले कुछ साल में पता चलेगा। वहीं दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज के वक्त में हमारी एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। दरअसल दोस्तों अब हम सबको ये याद रखना होगा, सेना, नेवी और एयरफोर्स की मूवमेंट, लोकेशन या एक्टिविटीज का कोई भी वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। दुश्मन देश दोस्तों सोशल मीडिया से डेटा उठाकर हमारे जवानों की पोजीशन, कॉन्वॉय रूट और तैयारी का अंदाजा लगा लेता है और रशिया ने भी यूक्रेन में इसी वजह से कई जानें गंवाई। भारत सरकार और सैन्य अधिकारियों ने अब साफ कहा है कि ऐसी पोस्ट हमारे मिशन को खतरे में डाल सकती है और जवानों की जान पर बन सकती है। इसीलिए कॉनवे, एयरबेस या वॉरशिप के वीडियो मत डालें। लोकेशन और जियो टैग बंद रखें दोस्तों। स्पेकुलेशन यानी कि अफवाहें ना फैलाएं और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही शेयर करें। हालांकि दोस्तों ये कोई सेंसरशिप नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी है जो हमारे देश और जवानों की सुरक्षा करती है और इस तरीके की पोस्ट को रोककर आप एक जान बचा सकते हैं। तो फिलहाल इधर तक टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।